हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में। अब ये एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव के बारे में हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता हूँ। तो स्टार्टिंग की क्लास में हमने देखा था कि डेरिवेटिव किस चीज़ को कहते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है शर्त लगाना। अब वो कैसी शर्त होती है जिसमें निल और वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो, जो फ्यूचर में सेटल हो, मतलब जिसका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में पता लगे हमें, और कुछ ना कुछ अंडरलाइंग होना चाहिए। अंडरलाइंग मतलब किस चीज़ पर शर्त लगाई है, जैसे मैच के रिजल्ट शर्त लगाई है आपने या गोल्ड के प्राइस पे शर्त लगाई है, तो कुछ ना कुछ अंडरलाइन होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शंस की बात करूं, अब आप ऑप्शन को स्टॉक मार्केट में डील करें या ओवर द काउंटर मार्केट में डील करें। ओवर द काउंटर मतलब दो लोग आपस में आमने सामने बैठ के शर्त लगा रहे हैं, तो ऑप्शन में पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन भी होती है। बट हम बात करें अगर ऑप्शन अगर स्टॉक मार्केट में हो या कमोडिटी मार्केट में हो या ओवर द काउंटर मार्केट में हो, तो ये डेरिवेटिव का पार्ट है। दूसरी चीज आती है फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स जब स्टॉक मार्केट में ये फ्यूचर्स है, बट ओवर द काउंटर मार्केट में इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या फ्यूचर्स का, कि आपने स्टॉक मार्केट के थ्रू शर्त लगाई है जिसमें आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। बट अगर आप दो लोगों के बीच में शर्त लगती है फॉरवर्ड, उसी चीज़ को हम फॉरवर्ड कहते हैं। जब स्टॉक मार्केट में आप शर्त लगाते हो तो फ्यूचर कहते हैं, लेकिन आप ओवर द काउंटर में शर्त लगाते हो तो उसी चीज़ को आप फॉरवर्ड कह देते हो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ आती है स्वैप, भी इसी का पार्ट है डेरिवेटिव का। और लास्ट है कोई भी शर्त लगाई हो आपने तो वो भी इसी में आते हैं। अब बात ये नहीं है इलीगल है या लीगल है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम कोई भी शर्त लगाई हो आपका वो डेरिवेटिव का पार्ट है। अंडरलाइनिंग में कोई एसेट हो सकती है, कोई लाइबिलिटी हो सकती है, जैसे बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होना, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो किसी भी चीज़ पर आप शर्त लगा सकते हो। और इसके बाद हमने इसी से रिलेटेड इसकी अकाउंटिंग भी देखी थी कि भाई कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है। तो डेरिवेटिव अकाउंटिंग की हम यहाँ पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि डेरिवेटिव की अकाउंटिंग कैसे होती है। अब और इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करे थे रिलेटेड टू फ्यूचर्स, रिलेटेड टू फॉरवर्ड्स, रिलेटेड टू पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, आपको याद होगा आई होप। अब हम बात करते हैं आज वाली क्लास के बारे में कि आज वाली क्लास में हमने क्या करना है। आज वाली क्लास का हमारा टॉपिक है एम्बेडेड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि निल और वैली स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो, सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट हो, और हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइन। ये तीन चीज़ें अभी हमने वहाँ से भी देख ली कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, फ्यूचर्स हम कर चुके हैं, ऑप्शंस कॉल और पुट दोनों ही कर चुके हैं, और आता है फॉरवर्ड, वो भी हम कर चुके हैं। तो इतना पार्ट तो हमारा हो गया। अब बचता है इंटरेस्ट रेट स्वैप और एम्बेडेड डेरिवेटिव। अब हमने एम्बेडेड डेरिवेटिव को इतना अब आखिरी में आके क्यों करा, क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या रीज़न है इसको हमने लास्ट में कर रहे हैं, वो रीज़न आपको क्लास के दौरान पता चल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव को। तो आइए देखते हैं क्या है एम्बेडेड डेरिवेटिव में। यहाँ से देखते हैं इसको। तो जब भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आप मुख्य कॉन्ट्रैक्ट कहते हो, जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है, और कभी कभी उसके साथ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी जुड़ा होता है। तो मतलब हो गया एक नॉन डेरिवेटिव और एक डेरिवेटिव। तो जब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी जुड़ा होता है तो आप इस पूरे को कहते हो एम्बेडेड डेरिवेटिव। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाता है तो आप इस पूरी चीज़ को कहते हो एम्बेडेड डेरिवेटिव। अच्छा, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता है कि डेरिवेटिव आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा चार्ट से कि जब भी डेरिवेटिव की बात आती थी तो हम कहते थे FVTPL पे रिकॉर्ड होगा। फिर यहाँ पर भी FA में भी बात आई थी डेरिवेटिव की, तो वो भी FVTPL। तो और इसकी अकाउंटिंग भी हमने देख चुके हैं कि डेरिवेटिव की अकाउंटिंग होती कैसे है। मुख्य रूप से FVTPL पे जाता है। तो अब हम इसमें क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्या होता है कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, मेन जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अब उसके अंदर एक डेरिवेटिव का भी पार्ट हो सकता है। डेरिवेटिव मतलब शर्त लगाना। तो आपने हो सकता है उसमें शर्त लगाई हो, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि क्या होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी जुड़ा हुआ है। तो हम इसको ऐसे अलग अलग क्यों देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इट विल अफेक्ट कैश फ्लोज ऑफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के कैश फ्लोज को अफेक्ट करेगा। अब पहली चीज़ आपने पहचान लिया कि ये एम्बेडेड डेरिवेटिव है। एम्बेडेड डेरिवेटिव मतलब कि ऐसा एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एम्बेड हुआ पड़ा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्बेड हुआ पड़ा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे करना है, एक बार आपने पहचान लिया कि एम्बेडेड डेरिवेटिव है तो होस्ट प्लस डेरिवेटिव आर वेरी क्लोजली रिलेटेड देन डू नॉट सेपरेट। अभी समझेंगे वेरी क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या होता है। अगर होस्ट प्लस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नॉट सिग्निफिकेंट वैल्यू, होस्ट प्लस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है बट डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो आप उसको सेपरेट नहीं करेंगे। तो पहले केस में भी सेपरेट नहीं होना, दूसरे केस में भी सेपरेट नहीं होगा। होस्ट प्लस डेरिवेटिव क्लोजली रिलेटेड नहीं है,
यहाँ पर हमने देखा था कि क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए सेपरेट नहीं करना, और यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड नहीं है और सिग्निफिकेंट वैल्यू जो हमने यहाँ बात कर रहे थे कि डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो क्लोजली रिलेटेड भी नहीं है और डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू भी है। देन सेपरेट डेरिवेटिव, तो आपको डेरिवेटिव को अलग करना पड़ेगा और आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको अलग करना पड़ेगा, तो और दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होगी। डेरिवेटिव की अकाउंटिंग आपको आती है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसकी अकाउंटिंग अलग से रहेगी, और जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो भी उसमें एप्लीकेबल स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होगी। तो इसमें सिंपल चीज़ समझ आती है कि अगर होस्ट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सेपरेट ही नहीं करना, आपको अलग अलग करना ही नहीं है, दोनों को एक ही अकाउंटिंग करनी है। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर होस्ट एंड डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, डेरिवेटिव जो पार्ट है उसका बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है एक तरह से, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको उसको सेपरेट नहीं करना। तो दो केस में सेपरेट नहीं करना, जब वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो और या तो फिर डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं हो। तीसरी चीज़ क्या आती है, होस्ट एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है एंड डेरिवेटिव की जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू है और क्लोजली रिलेटेड भी नहीं है, मतलब इसका ऑपोजिट यहाँ लिखा है और इसका ऑपोजिट यहाँ लिखा है, तो उसमें आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव की अकाउंटिंग FVTPL से करोगे आप, और जो होस्ट है उसकी अलग से जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड होंगे वहाँ से करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, उससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो क्या हुआ है, परचेज 10,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, 10,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स खरीदे आपने, और इसी में लिखा हुआ है यू विल गेट इक्विटी शेयर एट द एंड। तो ये पूरा ही एक पार्ट है, आपने 10,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स खरीदे हैं और आपको एंड में जाके इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो आगे क्या कहते हैं, अब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है, while you are holding these debentures you are affected by increase and decrease in share price of the company। अब हो रहा क्या है, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, कौन से वाले डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और वो किस में कन्वर्ट होंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। तो इसमें हो रहा क्या है कि आपको ये जो डिबेंचर्स है, मान लेते हैं 3 साल बाद की इसकी मैच्योरिटी की डेट है, तो जो 3 साल बाद आपको जो पैसे मिलने वाले हैं आप उसके कह रहे हो कि उसके मुझे शेयर दे देना। आपको वैसे तो डिबेंचर्स की बात करें तो उसका रीपेमेंट हो जाना चाहिए था, बट इस केस में आपको शेयर मिलने वाले हैं। और कितने शेयर मिलेंगे, देखो 3 साल बाद मान लेते हैं आपका जो डिबेंचर्स के पैसे मिल रहे हैं 10,000 है, तो मान ले 1 लाख रुपए आपको 3 साल बाद मिलने वाले हैं। तो 1 लाख रुपए जो है उससे हम फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं आज ही। तो जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपको वो फिक्स नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे फ्यूचर डेट पे। अब बात ये आती है कि नंबर तो स्पेसिफाइड हो गया, आपको जितने के डिबेंचर्स मिलने थे 1 लाख रुपए के, आपने बोला कि इसके मुझे शेयर दे देना, तो शेयर का जो नंबर्स है वो तो आपको पता चल जाएगा आज ही आपको कितने 3 साल बाद शेयर्स मिलने वाले हैं। अब उस कंपनी का आज जो प्राइस है शेयर का और जो 3 साल बाद होगा वो तो डिफरेंट होगा, हो सकता है आज इसका 150 रुपये प्राइस हो और 3 साल बाद इसका 300 या 400 रुपये प्राइस हो जाए उस शेयर का, उस कंपनी के शेयर का। तो शेयर का प्राइस अगर ऊपर या नीचे होगा तो हमें उससे फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ थी, इसमें हमने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लिए जो कि कन्वर्ट होने वाले इक्विटी शेयर में। दैट मीन्स आपको जो डिबेंचर्स के पैसे मिलने हैं 3 साल बाद, लेट्स से कि 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसका शेयर्स मिलने हैं आपको। तो 3 साल बाद जो पैसे मिल रहे हैं उसका आज ही आप देखते हो कि अच्छा 1 लाख के शेयर हैं और आज कंपनी का प्राइस कितना शेयर का, आज से डिवाइड करके आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इतने शेयर मिलने वाले हैं आपको 3 साल बाद। तो आपने हिसाब लगा लिया कि 3 साल बाद आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, उसके 3 साल बाद जितने भी पैसे मिल रहे हैं हो जाए तो वो तो 3 साल बाद पता चलेगा, बट आपको नंबर्स तो आज पता चल गए हैं। अब इसमें बात आती है कि रियलिटी में हो क्या रहा है, आपका एक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है और आपको इक्विटी शेयर मिलना है एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। तो इन रियलिटी डिबेंचर्स तो हैं ही और साथ साथ आपने सट्टा लगा रखा है शेयर पे। अब डिबेंचर्स तो आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो आपने सट्टा लगा रखा है शेयर पे, क्योंकि आपको फर्क पड़ेगा अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है गिर रहा है, क्योंकि आपको एट द एंड तो शेयर से मिल रहे हैं ना, पैसे तो रीपेमेंट होना नहीं है। तो आप इसको फ्यूचर कह लो या फॉरवर्ड कह लो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। हमने बात करी थी कि भाई फ्यूचर क्या होता है, जब आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो आप उसको फ्यूचर कहते हो, 2 लोग आपस में डील करते हैं तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं। तो अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि फॉरवर्ड है या फ्यूचर है। सट्टा लगाया आपने शेयर और साथ साथ आपका डिबेंचर्स है, बट क्या इतना काफ़ी है कि आपने सट्टा लगा रखा है? तो आप कहोगे कि नहीं जी ये तो एम्बेडेड डेरिवेटिव है, आपने यहाँ पर सट्टा लगा रखा है। अब इसमें क्या है, आपने परचेज करे हैं 10,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अब एफए में आता है, फाइनेंशियल एसेट का पार्ट है आपका। आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो लिए हैं उसके आपको इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं राइट है इसका। तो हमने देखा था कि यार एफए में अगर जो बी कंडीशन है जिसमें आप सीसीएफटी की बात करते थे, तो सीसीएफटी तो यहाँ पर फेल हो जाएगा इसका। सीसीएफटी क्यों फेल हो जाएगा, उसमें हमने बात करी थी, अगर कोई भी राइट हुआ आपके पास तो ये पास ही नहीं हो सकता। तो मतलब आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एफबीटीपीएल पे रिकॉग्नाइज करते हैं।
आप डिवेंचर्स और जो सट्टा लगा रखे आपने शेयर पे, जिसको आप डेरिवेटिव कहते हो, इसको आप अलग अलग नहीं भी करते तो आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करते? तो आप इफ़ देयर इज़ नो एम्बेडेड डेरिवेटिव कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, अगर एम्बेडेड डेरिवेटिव को अभी भूल जाओ, अगर हम नॉर्मल बात करें जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है इसको आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? इस पे आप फाइनेंशियल एसेट है आपके लिए, तो सीसीएफटी फेल हो रहा है, सीसीएफटी फेल हो रहा है तो एफबीटीपीएल पे रिकॉर्ड होगा। डेरिवेटिव को आप वैसे किस पे रिकॉर्ड करते हो? एफबीटीपीएल पे। तो जब आप कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को भी एफबीटीपीएल पे रिकॉर्ड कर रहे हो और आप डेरिवेटिव को भी एफबीटीपीएल पे रिकॉर्ड करते हो, तो इसको अलग अलग करके क्या फ़ायदा? ये दोनों जो है ये वेरी क्लोजली रिलेटेड है। अगर दो चीज़ें क्लोजली रिलेटेड होती हैं तो आप क्या कहते हो कि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है और आप इसको सेपरेट नहीं करते। सेपरेट नहीं करते का मतलब क्या है कि आप इसकी अकाउंटिंग अलग और उसकी अकाउंटिंग अलग नहीं करते। अब इस केस में अकाउंटिंग क्यों अलग अलग नहीं कर रहे हम? देखो यार, डिबेंचर्स है और एक सट्टा लगा रखा है आपने शेयर पे, लेकिन दोनों वेरी क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि देखो एक उसकी भी एफबीटीपीएल पे अकाउंटिंग होती है, उसकी भी एफबीटीपीएल पे अकाउंटिंग होती है, तो अलग अलग करके क्या फ़ायदा? हालांकि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको अलग अलग करके कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भी आप एफबीटीपीएल की अकाउंटिंग करोगे, वहाँ पर भी एफबीटीपीएल की अकाउंटिंग करोगे, तो साथ में करने का ज़्यादा बढ़िया है इसमें। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने 10,000 की एफडी करवाई बैंक में और उस 10,000 की एफडी का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। 3 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 के ऊपर, और मान लेते हैं कि टोटल आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो 3 साल बाद आपको मिलने थे, आप अभी यहाँ पर खड़े हो, तो 3 साल बाद आपको पता चल गया कि आपको 12,000 मिल रहे हैं, तो आपने बोला कि मुझे आईसीआईसी बैंक के शेयर दे देना। सामने वाला बैंक था आईसीआईसी बैंक, तो आपने बोला कि 3 साल बाद मुझे 12,000 मिलने हैं, तो आप मुझे आईसीआईसी बैंक के आज के दिन में कितने बनते हैं? 2,000 शेयर बनते हैं, तो 2,000 शेयर आप मुझे 3 साल बाद दे देना। तो 3 साल बाद तो शेयर का प्राइस अलग हो सकता है ना। शेयर तो आपने फिक्स कर लिया आज ही, लेकिन 3 साल बाद आपको शेयर मिल रहे हैं, तो बीच में ईयर एंड आया, तो आपको यहाँ जब देखेंगे शेयर का प्राइस तो आपको बढ़ेगा या कम होगा, तो आपको उससे फ़र्क पड़ेगा ना। तो क्या ये भी एम्बेडेड डेरिवेटिव में आएगा? बिल्कुल जी। जब भी आपका डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका डेरिवेटिव की बात आती है, सट्टा लगा रखा है आपने किसी चीज़ पे, तो आपका एम्बेडेड डेरिवेटिव में आता है। पहला स्टेप तो आपने ये सीखा था, और दूसरी चीज़ में देखना क्या था कि क्लोजली रिलेटेड है या क्लोजली रिलेटेड नहीं है, और एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है या सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्या है एग्जाम्पल? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स ऑन फ्यूचर डेट $100 का। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। ए की जो फंक्शनल करेंसी है वो रुपये, ए जो है वो रुपये में डील करता है और बी जो है वो भी रुपये में ही डील करता है, मतलब दोनों ही पार्टियां जो है वो रुपये में डील करती हैं। बट ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कि वो सामान बेचेगा बी को, और बी उसको पेमेंट कैसे करेगा? बी उसको पेमेंट करेगा डॉलर में। $100 जो है बी पे करेगा ए को। अब इसमें आप बात बताओ कि ए लिमिटेड को फ्यूचर डेट पे $100 मिलने वाले हैं, और $100 जो है वो स्पेसिफाइड है कि $100 ही मिलेंगे। बट ए की फंक्शनल करेंसी है रुपये है, बी की फंक्शनल करेंसी भी रुपये है, लेकिन बी जो है वो ए को कितने पैसे देगा? $100 देगा। तो फ्यूचर डेट पे ए को जब $100 मिलने वाले हैं, तो ए को डॉलर का प्राइस बढ़ने या कम होने से फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी फ़ायदा है, अगर कम होगा तो उसका नुकसान है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक एग्जांपल लिया था इसमें सर ने, क्या था कि सर के पास एक बच्चा आता है और वो कहता है कि सर मैं आपसे ट्यूशन लेना चाहता हूँ और इसकी जो फीस है वो मैं एंड में पे करूँगा। सर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और उसने एक और चीज़ बोली कि मैं जो इसकी फ़ीस पे करूँगा वो डॉलर में पे करूँगा और $200 पे करूँगा। अब इसमें इसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो फ्यूचर में पे करेगा फ़ीस और साथ ही साथ $200 पे करेगा। तो सर ने कहा ठीक है $200 है, बढ़िया कोई बात नहीं, पे कर देना। अब इसमें बात क्या आती है कि यार सर को फ्यूचर डेट पे $200 मिलने वाले हैं, तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो उसको सर को उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डॉलर फिक्स्ड है ना यहाँ पर। तो डॉलर का अगर प्राइस बढ़ जाता है फ्यूचर डेट पे तो सर का फ़ायदा है। एक्चुअल में सर को तो फिक्स फीस लेनी चाहिए थी, जो भी उस सर की फ़ीस है। सर ने किया क्या? सर ने तो डॉलर पे सट्टा लगा दिया एक तरह से। तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर एम्बेडेड डेरिवेटिव हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ने डॉलर पे सट्टा लगा रखा है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है? भावना डॉलर में सट्टा लगाने की है एंड दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। अब ये जो क्लोजली रिलेटेड है ना, इसको आपको जजमेंटल पार्ट है, ये आपको जजमेंट करनी पड़ेगी आपको। बट क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इतना भी वो नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक जजमेंट करनी पड़ रही है कि ये क्लोज रिलेटेड है या नहीं है, या सिग्निफिकेंट वैल्यू है या नहीं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और हमें अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। आइए इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो दो पार्टियां ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की जो फंक्शनल करेंसी है वो रुपये है और बी लिमिटेड की जो फंक्शनल करेंसी है वो डॉलर है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से कि ए सेल करेगा बी को, और बी क्या पे करेगा? $100 पे करेगा। हो क्या रहा है यहाँ पर? रुपये करेंसी है इसकी और इसकी डॉलर करेंसी है, और ये बी जो है डॉलर में ही ए को पे करेगा। अब
बी जो है वो अमेरिका में रहता है, ठीक है जी। तो इसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो बच्चा था वो अमेरिका का बच्चा अमेरिका में रहता है और वहीं से ही फीस पे कर रहा है, डॉलर पे कर रहा है। अब इसमें बात क्या आती है कि दे आर क्लोजली रिलेटेड, नो सेपरेशन नीडेड। अब ऐसा क्यों? देखो ये ना नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। आप जैसे दूसरे देश से डील कर रहे हैं तो वो जो दूसरी वाली कंट्री है वो आपको डॉलर में ही पे करता है नॉर्मली, तो वो डॉलर में आप पे करता है, बाद में आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हो। तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। तो जब भी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होती है कि मतलब ये आमतौर पर ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता ना, जब दोनों ही इंडियन है तो एक बंदा दूसरे को डॉलर क्यों देगा, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरा बंदा तो अमेरिका का है ना, तो अमेरिका वाला बंदा तो डॉलर दे सकता है ना यहाँ पर ए लिमिटेड को। ए लिमिटेड इंडियन कंपनी है, वो बाहर की कंपनी है। यहाँ पर अब ये दोनों क्लोजली रिलेटेड क्यों, ये जजमेंट है आपकी क्लोजली रिलेटेड है। बट इसमें एक चीज़ कह सकते हो आपकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, जब भी आता है नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस तो ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और क्लोजली रिलेटेड है तो हमने क्या सीखा है कि इसको सेपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अभी हमने एक चार्ट देखा था पीछे से, वहाँ पर क्या लिखा था कि अगर क्लोजली रिलेटेड है तो क्या कंडीशन होती है। तो अगर क्लोजली रिलेटेड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दोनों चीज़ें होस्ट और डेरिवेटिव क्लोजली रिलेटेड हैं तो आप उसको सेपरेट मत करना, एक ही साथ अकाउंटिंग कर देना, ठीक है जी। एक तो चीज़ हमने ये सीखी थी। अब वापस आते हैं हम इस पे, तो क्या था कि इन दिस केस होस्ट एंड डेरिवेटिव आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। अब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो साफ साफ दिख रहा है कि आपने गुड सेल करने। अब इसमें क्या सट्टा है, अब इसमें क्या भावना डॉलर में सट्टा लगाने की है क्या? बिल्कुल भी नहीं यार, वहाँ तो सामने वाला डॉलर में ही पे करेगा ना, जब वो अमेरिका में रहता है तो डॉलर में ही पे करेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर आपकी भावना सट्टा लगाने की नहीं है डॉलर में, तो दे आर क्लोजली रिलेटेड एंड नो सेपरेशन नीडेड। ऊपर वाले केस में क्या था, आपकी भावना थी डॉलर में सट्टा लगाने की, इसलिए आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब अगला केस आता है कि ए की जो फंक्शनल करेंसी है वो डॉलर है, बी की जो फंक्शनल करेंसी है वो रुपये है। ए की डॉलर हो गई, ए जो है वो अमेरिका की पार्टी हो गई, बी जो है वो इंडिया की पार्टी हो गई। ए जो है वो बी को सेल करेगा और बी जो है उसको डॉलर में पे करेगा। बी की करेंसी क्या है, रुपया। बी पे किस में कर रहा है, डॉलर में। अब बात आती है क्या ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है? बिल्कुल जी। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें हो सकता है कि सामने वाली पार्टी को डॉलर में पे करने पड़ जाए। सामने वाली जो कंट्री है उसका डॉलर में ऑपरेट करता है वो ए लिमिटेड, और जो बी लिमिटेड है वो रुपए में ऑपरेट करता है। लेकिन बी लिमिटेड ए लिमिटेड को पैसे क्या पे कर रहा है, डॉलर, 100 डॉलर पे कर रहा है। बट इससे ये क्या ए लिमिटेड जो है उसने डॉलर पे सट्टा लगा रखा है? नहीं, उसका भावना सट्टा लगाने की नहीं थी। यहाँ तो उसने सिर्फ और सिर्फ माल को सेल करा है और उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, और जो पैसे मिल रहे हैं वो डॉलर में मिल रहे हैं क्योंकि उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है। अगर ऐसा भी होता है तो भी आप कहेंगे कि ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, इसमें सेपरेशन की जरूरत नहीं है और ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है। तो ये भी पहले वाला ही केस था जो आपका अभी हमने एक पार्ट देखा था पहले वाला, उससे रिलेटेड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ए लिमिटेड की रुपये है और बी लिमिटेड की जो है वो यूरो है। तो बी लिमिटेड यूरो में डील करता है, ए लिमिटेड जो है वो रुपये में डील करता है। ए लिमिटेड जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी लिमिटेड से कि वो उसको सेल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट सेल गुड्स। अब गुड्स डॉलर में सेल करेगा, ट्रेड इन दीज गुड्स नॉर्मली इन डॉलर। ए बी को सेल करेगा माल और बी जो है वो ए को किस में पे करेगा, डॉलर में पैसे पे करेगा, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि जो गुड है मान लेते हैं वो ऑयल है। अब ऑयल में पूरे वर्ल्ड में ऑयल में जब भी डीलिंग होती है तो वो डॉलर में ही होती है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है कि डॉलर ही पे करने पड़ेंगे। तो बी की हालांकि यूरो है लेकिन पे किस में कर रहा है, वो डॉलर में पे कर रहा है क्योंकि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस यही है कि उसको डॉलर में पे करने चाहिए, तो वो डॉलर में ही पे कर रहा है। तो क्या ए का यहाँ पर सट्टे की भावना है? बिल्कुल भी नहीं, सट्टे की भावना कहाँ से आ गई। तो इन दिस केस ऑल्सो देर इज नो नीड टू सेपरेट इट एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड। एंड यहाँ पर जो है नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर भी आपको सेपरेशन की जरूरत नहीं है, आप दोनों को एक साथ रख के अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, क्या होता है एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है। ए लिमिटेड रेज लोन फॉर ₹10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% है। लोन हैज़ प्रीपे ऑप्शन एनी टाइम ₹10,10,000। तो इसमें हो रहा क्या है कि लोन लिया 10 लाख रुपए का जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। लोन के साथ साथ प्रीपे ऑप्शन भी है। प्रीपे ऑप्शन मतलब आप लोन को जल्दी पे कर सकते हो, कब, एनी टाइम, कभी भी पे कर सकते हो। लेकिन पे कितने पड़ेंगे, 10 लाख 10,000। लोन कितने का, 10 लाख का। पे कितने करोगे, 10 लाख 10,000। तो 10,000 एक्स्ट्रा ले रही है ना कब सामने वाला बैंक है या जो भी है, तो वो 10,000 पेनल्टी के ले रहे हैं। जब भी आप किसी जो भी आपने लोन ले रखा है उसको आप जल्दी पे कर देते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इसमें बात आती है क्या, इसमें होस्ट और जो दूसरे वाला हमने बात करा डेरिवेटिव, होस्ट और डेरिवेटिव दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आपने लोन लिया, ये तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आपका डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ही तो डेरिवेटिव है।
आप एक तरह से आपके पास राइट है ना कि आप जल्दी पे कर सकते हो इसको। मतलब आपका अगर आप जल्दी पे कर दोगे तो आप देखोगे हर साल में कि यार अगर मैं आज ही इसको पे कर दूँ तो क्या मेरे को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर डेरिवेटिव का पार्ट तो है, बट इसमें हमें चेक क्या करना है, क्या इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। जो डेरिवेटिव का पार्ट तो है यहाँ पर, बट क्या आपको लगता है इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है? अगर हाँ तो आप इसको सेपरेट करेंगे। हमने पिछले वाले चार्ट से देखा था कि अगर इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो आप इसको सेपरेट करेंगे। पहले दो केस में आप सेपरेट नहीं करते थे। पहला केस तो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वेरी क्लोजली रिलेटेड, तो डू नॉट सेपरेट। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, जो डेरिवेटिव का पार्ट है वो बहुत ही, जैसे यहाँ पर 10 लाख है और मान लो कि 1000 रुपये है डेरिवेटिव की वैल्यू, 10 लाख 1000 आपको देने, तो इसमें कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर सेपरेट नहीं करो, सिंपल सी एक ही साथ दोनों की अकाउंटिंग कर दो। बट अगर डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है चाहे, लेकिन डेरिवेटिव की जब वो बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो आप उसको डेरिवेटिव को अलग से उसकी अकाउंटिंग करोगे और जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अलग से अकाउंटिंग करोगे। अब इसमें एक क्रक्स में क्या होता है कि आपके पास होस्ट और डेरिवेटिव है। अगर नॉर्मल प्रैक्टिस है, अगर नॉर्मल प्रैक्टिस पहले चेक करोगे आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस है या नहीं, तो अगर नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है तो सेपरेट कर देना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है तो आपको उसको सेपरेट करना ही पड़ेगा, हमने पीछे देखा। दूसरी चीज़ आती है कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू सब्सटेंशियल है, डेरिवेटिव की वैल्यू अगर सब्सटेंशियल है तो आपको उसको सेपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर डेरिवेटिव की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ रही है, जैसे अब ये चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि नहीं, बट इसमें अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसकी, अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो भी आप सेपरेट करेंगे। तो दोनों केसेस सेपरेट वाले थे। कब सेपरेट करना है आपको? या तो नॉर्मल प्रैक्टिस ही नहीं है वाली चीज़ तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, अगर डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो भी सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों में से अगर कुछ नहीं है तो आप क्या कहोगे? क्लोजली रिलेटेड है और सेपरेट मत करना, ठीक है जी। अच्छा, एक बात आती है कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस तो है, यानी जो चीज़ कर रहे हैं वो नॉर्मली होती है, बट डेरिवेटिव की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस तो है, ठीक है, अगर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है तो आपको उसको सेपरेट नहीं करना है, नहीं है तो करोगे ना। अगर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है बट वैल्यू सब्सटेंशियल नहीं है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, पहली चीज़ ही देखो ना, पहली चीज़ क्या थी आपकी, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है कि नहीं, तो आपने चेक करा कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, तो सिंपल चीज़ है, वहीं खत्म हो जाता है केस वैसे तो। बट दूसरी चीज़ एक और ऐड करें कि वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियल नहीं है, तो अगर वैल्यू ही सब्सटेंशियल नहीं है तो वैसे भी तो हम नहीं करते, अगर वैल्यू सब्सटेंशियल ना हो तो सेपरेट कहाँ करते हैं हम, तो इस केस में आपको सेपरेट नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले ये जो हमने प्रीपे वाला देखा है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रीपे से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। ए लिमिटेड रेज लोन ऑफ ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, term 5 years, loan can be prepaid at any time with penalty of 1%. If no prepayment option was existing, then also rate of interest would be 9%. अब हो रहा क्या है कि ए लिमिटेड ने लोन लिया 10 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2019 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 9%, टर्म जो है इसकी 5 साल, मतलब जो लोन लिया उसको 5 साल में आपको पे करना है। लोन कैन बी प्रीपेड एट एनी टाइम, कभी भी आप इसको प्रीपे कर सकते हो विद पेनल्टी ऑफ 1%, 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब 10 लाख का 1% होता है 10,000, तो आपको 10 लाख 10,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप इसको प्रीपे करते हो, जल्दी पे करते हो। अगर ये प्रीपेमेंट जो आपका ऑप्शन मिला हुआ है, अगर ये प्रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं भी होता तो भी आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% देना पड़ता। मतलब अगर प्रीपेमेंट का ऑप्शन है तो भी 9%, प्रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो भी 9%, बट ऑप्शन तो है आपके पास, प्रीपेमेंट का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर आपका डेरिवेटिव का पार्ट तो आता है, क्योंकि ऑप्शन है तो राइट है आपके पास, राइट है तो आप क्या होगा कि डेरिवेटिव का पार्ट है। बट क्या यहाँ पर इस डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंट वैल्यू है? पहली बात तो ये कि क्या ये जो डेरिवेटिव पार्ट है इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू लग रही है आपको? जब नहीं था तो भी 9% देना है, जब है ऑप्शन ले लिया आपने तो भी 9% देना है, तो अलग वैल्यू कहाँ हुई? और दूसरी चीज़, बैंक आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रहा है अलग से ऑप्शन के, कोई पैसे अभी तो चार्ज नहीं कर रहा ना, वो तो कह रहा है कि जब आप प्रीपे कर दोगे तो आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट यहाँ पर जो ऑप्शन आप क्या है, ऑप्शन खरीदने के तो पैसे नहीं लिए ना पैसे बैंक ने, ऑप्शन आपने अगर आपने मान लेते हैं ऑप्शन ऑप्ट भी कर लिया तो भी तो 9% इंटरेस्ट दे रहे हो, और नहीं भी लेते तो भी 9% इंटरेस्ट दे रहे थे। बट इसमें बात आती है प्रीपेमेंट ऑप्शन की सिग्निफिकेंट वैल्यू है या नहीं। तो इन दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ प्रीपेमेंट ऑप्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट, हेंस इग्नोर प्रीपे ऑप्शन, डू अकाउंटिंग फॉर लोन।
नॉर्मल जैसे लोन की अकाउंटिंग करते हैं वैसी अकाउंटिंग करनी है। यहाँ पर आप इसको सेपरेट नहीं करना है, सिंपल सा जैसे अकाउंटिंग करते थे आप वही करना है। कैसे करते थे, लोन अकाउंट बनाना है आपको, बैंक में कितने पैसे आए, 10 लाख रुपए आए, फाइनेंस कॉस्ट आपने चार्ज करी 10 लाख पर 9% और आपने बैंक में पे कर दिया और 10 लाख रुपये बैलेंस शीट, ऐसे करके आप जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग करते ही थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखें क्या है। तो ये वाला एग्जांपल तो बेस्ड था कि आपको समझाने के लिए कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब आपको समझ आ गया होगा एंड आगे बढ़ते हैं हम। क्या होता है, A Limited raised loan rupees 10 lakh on 1/4/2019. Rate of interest 9%. Term 5 years. Loan can be prepaid at any time with penalty of 1%. If no prepayment option was existing, then rate of interest was 7%. अगर prepayment option लोगे तो 9%, नहीं लोगे तो 7%. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। अब इसमें हो रहा क्या, सेम सिचुएशन है, 10 लाख का लोन लिया 1/4/2019 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, टर्म जो है वो 5 ईयर्स की, और लोन कैन बी प्रीपेड एट एनी टाइम विद पेनल्टी ऑफ 1%। तो ठीक है, आप जल्दी पे करोगे तो 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर आप ऑप्शन ना लेते तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% देना पड़ता, अभी कितना दे रहे हो 9%। तो यहाँ पर इसका जो 2% है ना, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब इसमें कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है वो देखते हैं। क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया। इट अपीयर्स प्रीपेमेंट ऑप्शन है सिग्निफिकेंट वैल्यू, हेंस इट विल बी सेपरेट फ्रॉम लोन। तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था, लेकिन आपने कितना पे कर रहे हो 9%, क्योंकि आपने प्रीपेमेंट ऑप्शन लिया है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लोन है आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो अगर आप इसको एसीएम पे करते हो तो कैसे करते थे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लोन, तो 7% जो नॉर्मल मार्केट रेट है उससे डिस्काउंट करोगे कैश फ्लोस को, तो 90,000 जाएंगे आपके 5 साल तक, और लास्ट में 10 लाख रुपए भी देने। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जिसको आप फेयर वैल्यू कहते हो, फेयर वैल्यू ऑफ लोन, वो है 10,82,003। तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ, उससे हमने इसको डिस्काउंट कर रखा है। डिस्काउंट करके क्या वैल्यू आई हमारी, 10,82,003। अब हमारी फेयर वैल्यू ऑफ लोन है 10,82,000, और हमें लोन कितना मिल रहा है आज, 10 लाख रुपए का। मतलब अगर मार्केट के हिसाब से देखें 7% रेट है, 7% के हिसाब से अगर आप 5 साल तक इतने रुपए लेते हो, तो आपको एक तरह से 10 लाख इतने रुपए पे करते हो आप 5 साल तक, तो आप 7% से डिस्काउंट करोगे तो आज के दिन आपको कितने मिलने चाहिए थे, 10,82,003 मिलने चाहिए थे। लेकिन मिले कितने, मिले तो 10 लाख ही, क्योंकि आपने तो 9% के हिसाब से इसको लिया ना, तो कमी तो मिलेंगे पैसे। तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो देखते हैं हम। कंपनी हैज़ टेकन लोन ऑफ 10,82,003, ठीक है जी। अब पहली चीज़, कंपनी को मान लेते हैं कि ये पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लायबिलिटी, जो फेयर वैल्यू था। टेक्निकली ये रॉन्ग है वैसे तो, बट फिर भी 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं। अब लोन कितने का मिला है, 10,82,003 का, बट इसमें प्री पेमेंट का ऑप्शन भी था। तो प्री पेमेंट का जो ये ऑप्शन है, आप इसे ऐसा समझो कि प्री पेमेंट के ऑप्शन के आपने पैसे दिए हैं सामने वाली पार्टी को। तो कितने पैसे दिए हैं, 82,003। तो प्री पेमेंट ऑप्शन डेबिट टू बैंक, आपने जो ऑप्शन खरीदा है, ऑप्शन के पैसे तो देने पड़ते हैं ना। तो प्री पेमेंट ऑप्शन डेबिट टू बैंक 82,003। अभी हमने यहाँ पर भी देखा था कि भाई सिग्निफिकेंट है, वैल्यू है कि नहीं है, तो हमने कहा नहीं है। क्या, लेकिन एक और चीज़ पूछी थी, क्या बैंक आपसे ऑप्शन के कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, तो इसकी भी बात आती है। यहाँ तो कोई पैसे चार्ज करे नहीं थे, तो यहाँ पर पैसे चार्ज करें हैं, लेकिन तो एक तरह से आपने जो प्रीपे ऑप्शन खरीदा है उसके आपने पैसे पे करें। अब इन दोनों एंट्री को आप अगर मर्ज कर दो तो क्या होगा, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए, प्रीपेमेंट ऑप्शन डेबिट 82,003 टू लोन लायबिलिटी 10,82,003। अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये वाली एंट्री बनती है। अब हम देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। आइए देखते हैं अकाउंटिंग। तो आप यहाँ पर 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो लोन अकाउंट और एक प्रीपेमेंट ऑप्शन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में सबसे पहली एंट्री क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 10 लाख, और प्रीपेमेंट ऑप्शन कितने का था, 82,000 का। तो हमने एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीपेमेंट ऑप्शन डेबिट 82,003 टू लोन अकाउंट 10,82,003। तो बाय वाले या दोनों यहाँ पर आ गए 10 लाख और 82,003। और इसी के साथ साथ हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रीपेमेंट ऑप्शन अकाउंट। तो प्रीपेमेंट ऑप्शन अकाउंट में आज पहले दिन क्या लिखा आ जाएगा, टू लोन 82,003। जनरल एंट्री के हिसाब से देखें तो ये वाला एंट्री बनती है यहाँ पर। तो ये तो बात होगी पहले दिन। अब आखिरी दिन आ गया, हम साल का आखिरी दिन, आपको यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करनी पड़ती है। फाइनेंस कॉस्ट 7% के हिसाब से चार्ज करोगे। अब मार्केट रेट दे रखा था, तो 10,82,003 का 7%, क्योंकि आपके लोन अकाउंट में तो 10,82,003 आया ना, तो उसका 7% लगाओगे, ये आएगा। और आपका जो बैंक में आपने पैसे पे करने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लो है वो तो हो जाएगा आपका। अब बात आती है कि इसकी आज के दिन वैल्यू कितनी है आपकी लोन अकाउंट की, कितने पैसे पे करने बाकी हैं।
10,67,743 पे करने बाकी है। बट क्या आपके पास सिर्फ लोन अकाउंट है या प्रीपे का ऑप्शन भी है? तो प्री पेमेंट का ऑप्शन भी है आपके पास। तो प्री पेमेंट का ऑप्शन अगर आप आज ही ऑप्ट कर लेते हो तो आप कितने देने पड़ेंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ 10,10,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपकी लोन की लाइबिलिटी है 10,67,743 की, लेकिन अगर आप इस प्री पेमेंट ऑप्शन को आज ही ऑप्ट कर लिए तो कितने में निपट सकता है? 10,10,000 में। तो आपको कितने का फ़ायदा है? 10,67,743 माइनस 10,10,000, तो 57,743 का आपको आज फ़ायदा हो सकता है। ये बिकॉज ऑफ दिस राइट, बिकॉज ऑफ दिस प्री पेमेंट ऑप्शन आपको आज के दिन में ये 57,743 का फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हो तो क्या कह रहा है यहाँ पर? आपको पेमेंट कितनी आज के दिन आपके आउटस्टैंडिंग कितने हैं, लोन की लाइबिलिटी कितनी है? 10,67,743। लेकिन आपके पास ऑप्शन भी है कि आप इसको 10,10,000 में निपटा सकते हो। तो अगर आप आज के दिन इसको निपटा नहीं रहे, आपके पास पैसे नहीं है अभी निपटाने के लिए, बट मान लेते हैं आप अगर निपटा देते हो तो आपको कितने का फ़ायदा हो सकता है? 57,743। तो आप स्टार्टिंग में तो आपने लिखा था कि 82,003, बट आज के दिन आपने इसकी वैल्यू देखी तो कितनी है? 57,743। तो आपका जो बैलेंस यहाँ बचता है 24,260 वो P&L में चला जाएगा। एज इन कि आपने कोई खर्चा किया हो तो आपने P&L डेबिट टू प्रीपेड ऑप्शन आप P&L में खर्चे में दिखा देंगे वहाँ पर 24,260 का। अब आते हैं हम सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर में क्या होगा? ये वाला यहाँ पर BD बन जाएगा। अब इतना BD आपका फाइनेंस कॉस्ट चार्ज हो गया, बैंक हो गया। अब यहाँ पर आपका बैलेंस CD बच गया 10,50,485। आपकी लाइबिलिटी इतनी है, आपके पास ऑप्शन अभी भी है, निपटा सकते हो। कितने में निपटा सकते हो? 10,10,000 देके निपटा सकते हो आप। तो 10,10,000 देके निपटा सकते हो तो मतलब फ़ायदा कितने का हो सकता है आपको आज के दिन में? 42,485 का आपको फ़ायदा हो सकता है। बट स्टार्टिंग में आपने क्या कहा था? 57,743। आज के दिन कितनी वैल्यू है इसकी? आखिरी दिन 42,485। तो बैलेंस जो है आपका 15,258 वो कहाँ चला जाएगा? अगेन P&L में चला जाएगा इन सेकंड ईयर। बट इसमें एक बात मैं करना चाहता हूँ आपके साथ कि अगर लाइबिलिटी आप सेटल कर दो सेकंड ईयर में तो क्या इसकी ट्रीटमेंट रहेगी? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर की ट्रीटमेंट दिखा रखी है। ये जो CD था ये BD बन गया था यहाँ पर, तो यही वाला BD है। सेकंड ईयर में ये आ गया यहाँ पर। फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करिए आपने, बैंक यहाँ पर पे करा 90,000 और लास्ट के दिन आपने इसको प्री पेमेंट ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया तो पैसे कितने पे करने पड़ेंगे? 10,10,000। और कितने का फ़ायदा होगा आपका? 40,875 का। यहाँ पर हमने देखा ही था 42,875 का फ़ायदा हो सकता है अगर ऑप्ट कर लो तो। अब मैं कह रहा हूँ ऑप्ट कर लिया हमने तो इतने कम पैसे देने पड़े आपको। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? बाय लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट से यहाँ पर आ जाएगा बाय टू प्रीपेमेंट ऑप्शन में, और आपका इतने का फ़ायदा हो जाएगा अगर आप ऑप्ट कर लेते हो तो। अब इसमें बातें आती है कि अगर ऐसे ही चलता रहे, 5 साल का लोन है तो 4th आएगा, 5th ईयर आएगा। अभी तो आपकी लाइबिलिटी इतनी है तो अगले साल लाइबिलिटी और कम हो जाएगी, उसके अगले साल और लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कभी ना कभी तो 10,10,000 से भी तो नीचे चली जाएगी लाइबिलिटी। तो जब ये लाइबिलिटी आपकी 10,10,000 से नीचे चली जाएगी तो ऑप्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा आपका। अगर ऑप्शन को ऑप्ट करना है तो अभी ऑप्ट कर सकते हो, आपके पास अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। या तो तीसरे या चौथे साल में भी कर सकते हो, जब तक इसकी वैल्यू 10,10,000 से ऊपर आपकी लाइबिलिटी आ रही है तो 10,10,000 में निपटा सकते हो। जब नीचे हो जाएगी तब क्यों 10,10,000 में बिठाओगे? सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसमें हमने दोनों की सेपरेट अकाउंटिंग करी है, प्रीपेड ऑप्शन की सेपरेट अकाउंटिंग करी है और हमने लोन अकाउंट की सेपरेट अकाउंटिंग करी है, क्योंकि यहाँ की सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो इसलिए हमने इसको सेपरेट करा है। ये जजमेंट का मैटर है, आपको देखना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हालांकि क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं आएगी इसको पहचानने में कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद एम्बेडेड डेरिवेटिव के कुछ नोट्स लिखवाए थे यहाँ पर। तो अभी तक जो हमने एम्बेडेड डेरिवेटिव से रिलेटेड बात करी है उससे रिलेटेड ये नोट्स हैं। तो ये नोट्स मैं आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और हमने जो भी फंक्शनल करेंसी से रिलेटेड एग्जांपल्स देखे थे छोटे छोटे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल है ये वाला। तो इस एग्जांपल की चर्चा एक काम करते हैं, इसी के पार्ट बी में करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट बी में।